स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नंबर 11 में। और आज हम झारखंड सर्कल 2022 का जो एग्ज़ाम है उसको देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लाइसेंस फॉर यूज अ फ्रैंकिंग मशीन इज इशू बाय, कि फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो कौन इशू करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, हेड ऑफ अ पोस्टल डिवीजन मींस एसपी सुप्रीडेंट, या फिर सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ अ पोस्ट जो है फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस इशू करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच काइंड ऑफ आर्टिकल शुडंट बी पोस्टेड इन ए लेटर बॉक्स, कि लेटर बॉक्स में कौन से आर्टिकल पोस्ट नहीं करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, कि फ्रैंक आर्टिकल जो है उनको लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। अगर कोई कस्टमर फ्रैंक आर्टिकल को लेटर बॉक्स में डाल जाता है तो इनको एज अ अनपेड ट्रीट किया जाएगा, कि जैसे उस पर कोई पैसा लगा ही नहीं है। बाकी हम लेटर्स को भी डाल सकते हैं, पोस्ट कार्ड को भी डाल सकते हैं, इन लैंड लेटर कार्ड को भी हम लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑप्शन इज करेक्ट इन केस द आर्टिकल addressed टू अ फॉरेन कंट्री द एड्रेस शुड बी रिटन इन। इसमें ये पूछा गया है कि अगर हमने कोई लेटर बाहर किसी और देश को भेजना है तो उसमें जो एड्रेस है वो किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, रोमन लेटर एंड अरेबिक फिगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज करेक्ट ऑप्शन इन राइटिंग एड्रेस ऑन एन एनवलप, कि एड्रेस लिखते समय इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, हमें ये ढूंढना है कि एड्रेस को कहाँ पर लिखा जाता है। ये है, तो इनको लिखा जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इन द लोअर हाफ टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा आर्टिकल है, एड्रेस को लिखा जाता है लोअर हाफ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये जो सेक्शन होता है ये एड्रेस लिखने के लिए खाली होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5, इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडे विच बिलो ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा गया है, मतलब कि जो सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि गलत पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि ऑल पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मोबाइल पोस्ट ऑफिस आर जनरली क्लोज्ड। ये ऑप्शन तो सही है कि संडे वाले दिन ज़्यादातर जो पोस्ट ऑफिस है या मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो बंद रहते हैं। और दूसरा है, देर इज़ ए नो क्लियरेंस ऑफ स्ट्रीट लेटर बॉक्सेस। ये बात भी सही है, संडे वाले दिन जो लेटर बॉक्सेस है हम उनको ओपन नहीं करते हैं। देर इज़ नो डिलीवरी ऑफ मेल ऑन सैटरडे, ये बात भी सही है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें कि नाइट पोस्ट ऑफिस आर क्लोज ऑन दिस हॉलीडे, तो ये बात गलत है, क्योंकि नाइट पोस्ट ऑफिस संडे वाले दिन और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन भी खुलते हैं, बस उनकी टाइमिंग थोड़ी कम होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ अ नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस may be able to return it unopened and without delay, for every article should bear the name and address of the sender including PIN। तो इसमें पूछा क्या गया है कि जो सेंडर का एड्रेस है वो कहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, ये इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो सेंडर का एड्रेस है वो ऑप्शन नंबर ए, लेटर के नीचे वाली साइड और लेफ्ट वाली साइड, ये वाला जो सेक्शन होता है, जहाँ तो जहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, जहाँ लेटर की जो पिछली साइड है वहां पर भी हम जो सेंडर का एड्रेस है उसको लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, obtaining the signature of the addressee or his agent on the receipt is not necessary for पोस्ट कार्ड। दोस्तों
कोई भी अगर रजिस्टर्ड लेटर हो या रजिस्टर्ड पार्सल हो या इंश्योर लेटर हो, इनके लिए तो डिलीवरी स्लिप पर कस्टमर के साइन लेना ज़रूरी होता है, लेकिन पोस्ट कार्ड के केस में ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि पोस्ट कार्ड एक अनरजिस्टर्ड पोस्ट होती है जब तक उसको रजिस्टर्ड ना करवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, a large number of undelivered article is destroyed at dash every year because they contain no clue outside or inside to the whereabout of the sender। ठीक है, कहते हैं इसमें जो हमें फिल इन दी ब्लैंक फिल करनी है, जिसमें पूछा गया है कि बहुत से अनडिलीवर आर्टिकल कहाँ पर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं आरएलओ में, जिसको हम रिटर्न लेटर ऑफिस भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आएगा RLO। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which article will be delivered to the addressee after he or his agent authorized in writing has signed receipt for it। अभी देखिए, जो ऑर्डिनरी लेटर होता है, इसको भी हम बिना साइन किए डिलीवर कर सकते हैं, बुक पोस्ट को भी कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड को भी कर सकते हैं, जब तक उसको रजिस्टर्ड ना किया जाए। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए, जहां पर स्पेशल मेंशन है कि रजिस्टर्ड, अगर कोई लेटर रजिस्टर्ड हो जाता है, उस केस में हमें कस्टमर से साइन की हुई रिसिप्ट लेनी ही होगी। अगर कस्टमर उस समय अपने एड्रेस पर अवेलेबल नहीं है और उसने रिटर्न में पोस्ट ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप मेरी गैर हाजिरी में मेरे नियर और डियर जो भी उनका, जिसने भी उनको जिसको भी उन्होंने ऑथोराइज किया होगा, उसको हम वो जो रजिस्टर्ड लेटर है साइन लेने के बाद डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, postmen and other delivery agents are forbidden to deliver any article on which any sum of money is due to the post office without receiving immediate payment of the amount due। Which option is not correct? इसमें बोला गया है, चाहे पोस्टमैन हो चाहे जीडीएस बाई हो, अगर किसी आर्टिकल पर अभी शुल्क बाकी हो, जैसे कस्टम ड्यूटी या वीपीपी का अमाउंट या सीओडी का अमाउंट, पोस्टमैन और जीडीएस भाई उस समय तक उसको डिलीवर नहीं करेंगे जब तक वो पैसे पोस्ट ऑफिस को दे नहीं देते। तो उसके नीचे लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो सही नहीं है वो चुनना है, मतलब कि हमें गलत ऑप्शन चुनना है। On account of a partial shortage of a postage, on account of a custom duty, on account of a totally unpaid postage amount, on account of excess payment in postage। इसमें से देखिए, अगर तो उस पर पोस्टेज कम लगी हुई है तो भी पोस्टमैन जो बाई है उसको डिलीवर नहीं करेंगे, जीडीएस बाई है उसको डिलीवर नहीं करेंगे, तो ये तो सही है। अगर कस्टम ड्यूटी लगी है, जब तक कस्टमर कस्टम ड्यूटी दे नहीं देता, उनको आर्टिकल डिलीवर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी, अगर उस पर जो पोस्टेज स्टैंप लगी हुई है वो बिल्कुल, सॉरी, अनपेड पोस्टेज स्टैंप, मतलब कि उस पर कुछ लगा ही नहीं है, सिंपल लेटर ही है, तो वो भी पोस्टमैन जो है जो जीडीएस बाई डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 आप अगर देखेंगे, इसमें लिखा है कि एक्सेस पेमेंट ऑफ अ पोस्टेज, अगर जरूरत से ज्यादा पोस्टेज स्टैंप लगी हुई है, उस केस में पोस्टमैन भाई उस आर्टिकल को नहीं रोकेगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ही लगी है, तो उसमें तो पोस्ट ऑफिस का कोई लॉस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है जो सही ऑप्शन है, मतलब कि यही पूछा गया था कि इस केस में कौन सी चीज सही नहीं है। ये तीनों ऑप्शन वो है जहां पर पोस्टमैन ने पैसे लिए बिना आर्टिकल डिलीवर नहीं करने हैं, और फोर्थ ऑप्शन वो है जो आर्टिकल, सॉरी, पैसे लिए बिना आर्टिकल को डिलीवर कर सकते हैं। तो इस सेंस में जो फोर्थ ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑप्शन इज करेक्ट?
पहले तो पूछा गया है कि करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। इन केस एन अमाउंट इज ड्यू ऑन एन आर्टिकल, अगर किसी आर्टिकल पर जो अमाउंट है वो शुल्क है अभी देना बाकी है, देन द एड्रेसी, तब प्राप्तकर्ता, पहला ऑप्शन है नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट टू द पोस्ट ऑफिस, इट टू द पोस्ट ऑफिस विल बी रिटर्न एज रिफ्यूज। ओके, ठीक है, तो जो प्राप्त करता है जी बिल्कुल सही है कि वो शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अगर वो शुल्क नहीं देता तो पोस्ट ऑफिस रिफ्यूज का रिमार्क देकर उस आर्टिकल को जो है वापस कर देगा। ठीक है, और जो दूसरा है ही इज बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट टू द पोस्ट ऑफिस, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत है दोस्तों। प्राप्तकर्ता कभी भी बाध्य नहीं होता, अगर वो पैसे नहीं देंगे देगा तो हम आर्टिकल को वापस कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको पैसे देने ही देने पड़ेंगे, ऐसी कोई भी रूलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल विल बी डिलीवर टू हिम विदाउट पेमेंट ऑफ ए ड्यू अमाउंट, ये बात भी गलत है। बिना पैसे लिए कस्टमर को जो आर्टिकल है डिलीवर नहीं किया जाएगा। इफ ड्यू अमाउंट इज नॉट पेड बाय हिम आर्टिकल विल बी रिटर्न एज एड्रेस नॉट फाउंड, ये भी गलत है। भाई एड्रेस ही तो मिला है लेकिन उसने पैसे नहीं दिए हैं, उस केस में हम रिफ्यूज लिखेंगे कि उसने लेने से मना कर दिया क्योंकि वो पैसे नहीं देना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ फर्स्ट क्लास मेल, इसमें से कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी मेल है जो फर्स्ट क्लास मेल नहीं है। तो लेटर्स, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड फर्स्ट फर्स्ट क्लास मेल है, और ब्लाइंड लिटरेचर फर्स्ट क्लास मेल नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑप्शन इज करेक्ट इन केस अ लेटर पोस्टेड अनपेड इज चार्ज्ड ऑन डिलीवरी, अगर कोई लेटर ऐसा है जो कि अनपेड है जिस पर पैसे लगे ही नहीं हैं, तो डिलीवरी पर कितने जो पैसे हैं, कितना जो शुल्क है प्राप्तकर्ता को देना पड़ेगा, तो वो है द डबल, विद डबल द पोस्टेज, जितने भी पैसे उस पर लगने थे उससे डबल जो पैसे हैं या रुपए हैं वो हम प्राप्तकर्ता से रिसीव करेंगे, उसके बाद ही उसको वो लेटर जो है डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एन इनसफिशियंटली प्रीपेड बुक पैकेट इज चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद, देखिए चाहे वो इन डेफिशिएंटली पेड हो चाहे वो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ, इसमें विद द डबल ऑफ द डेफिशिएंसी। ठीक है, कोई भी केस आ जाए, चाहे उसमें कम पैसे लगे हों चाहे उस पर पैसे लगे ही ना हो, किसी भी मेल पर, उस केस में हम पैसे कितने लगे लेंगे, हम पैसे लेंगे दो गुने। ठीक है, दो गुने पैसे ही लेंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी लेटर पर 10 रुपए की टिकट लगनी थी, लेकिन कस्टमर ने कितनी लगाई, 5 रुपए की टिकट लगाई, तो 5 रुपए की टिकट नहीं लगाई तो उसके दो गुने पैसे हम लेंगे जब उसको ये डाक डिलीवर करेंगे। ठीक है, और अगर उस पर बिल्कुल ही नहीं टिकट लगी, मान लो 10 रुपए की टिकट लगनी थी उस पर बिल्कुल भी टिकट लगी ही नहीं है, तो 10 से दो गुना लेंगे तो 20 रुपए लेंगे। ठीक है, और लेकिन लेकिन अगर जो 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 डाक है आर्मी पोस्ट ऑफिस को जाती है या ऑफिशियल ऑफिशियल आर्टिकल होते हैं, जो आर्मी पोस्ट ऑफिस से तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता, उनसे कोई ऐसे पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन ऑफिशियल जो लेटर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जाते हैं उन पर जो है डबल पैसे नहीं लिए जाते, उनसे सिर्फ उतना ही चार्ज लिया जाता है जितना लेटर का लगना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग विच फीयर चार्जेस,
ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट दोस्तों वो होते हैं जो होते हैं अंधे व्यक्तियों के लिए, या तो अंधे व्यक्ति उनको भेजते हैं या उनको प्राप्त करते हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी कोई नहीं लगती, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर उनकी रिसिप्ट की कॉपी लेनी है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पोस्टेज चार्जेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ये बोले कि आप इस मेरे पैकेट को आप बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो उस केस में हम एयर मेल चार्जेस उनसे लेंगे, ठीक है। ये फ्री नहीं होता, एयर मेल चार्जेस कस्टमर को देने पड़ेंगे अगर वो डिमांड करते हैं इस चीज़ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉइन, बुलियन, प्लैटिनम, प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर में बी सेंट बाय पोस्ट ओनली। तो अगर कोई भी प्रेशियस चीज, कोई भी कीमती चीज, चाहे कीमती पत्थर हो, चाहे गहने हो, या नोट्स हो, बैंक नोट्स है, या जो करेंसी सर्कुलर में है वो है, या सोने की चीज़ें हैं या चांदी की चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को हम इंश्योर लेटर या इंश्योर पार्सल के जरिए बेच सकते हैं, ठीक है। और इनको सिर्फ इनलैंड पोस्ट के जरिए ही बेच सकते हैं, मतलब कि आप इन चीज़ों को बाहर नहीं बेच सकते, सिर्फ इंडिया में ही भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द बिलो आइटम इज अलाउड टू बी सेंट थ्रू पोस्टल सिस्टम। ओके, कौन सी चीज़ है जो आप बाय पोस्ट भेज सकते हैं। तो पहला है ओपन शार्प इंस्ट्रूमेंट, इसको नहीं बेच सकते क्योंकि ये लिविंग बीइंग को हार्म कर सकता है, किसी पोस्टल एम्प्लॉय को हार्म कर सकता है। एनी लिविंग क्रिएचर, किसी जीवित जीवित क्रिएचर को नहीं बेच सकते हम। टिकट प्रपोजल रिलेटिव टू लॉटरी, ये भी नहीं बेच सकते। लॉटरी हम तब तक नहीं बेच सकते जब तक वो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश ना की गई हो, ठीक है, तब तक हम लॉटरी नहीं बेच सकते। लेकिन गवर्नमेंट करेंसी नोट्स को हम बेच सकते हैं, लेकिन बाय इंश्योर पोस्ट, उसका इंश्योरेंस होना कंपलसरी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, which option is correct in regard of the expression railway mail service means the service responsible for the carriage of a mail by। जो RMS सर्विस है वो बाय रेल भी डाक को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, बाय रोड भी, बाय एयर भी, बाय बोट भी, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांजिट मेल ऑफिस विच इज अ ब्रांच ऑफ RMS। तो हमने नॉट करेक्ट को चेक लगाना है। नॉट करेक्ट करेक्ट का मतलब है जो गलत है उस पर हमने चेक लगाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये है ट्रांजिट मेल ऑफिस, आप ऑफिस को देखिए क्या है, ट्रांजिट मेल ऑफिस। ट्रांजिट का मतलब होता है कि वो, जैसे अगर कोई डाक ए पोस्ट ऑफिस से बी पोस्ट ऑफिस से जानी है, तो बीच वाला जो सेक्शन होगा जिससे होकर जाएगी उसको बोलते हैं हम ट्रांजिट ऑफिस, ठीक है। अभी जहां पर क्लोज बैग बंद किए जाते हैं ये सही है, क्लोज बैग ही आगे भेजे जाते हैं ये भी सही है। लेकिन सॉर्टिंग ऑफ लेटर इज डन हियर, नहीं, सॉर्टिंग ऑफ लेटर जहां नहीं की जाती दोस्तों, सॉर्टिंग जो है वो सॉर्टिंग ऑफिस में की जाती है। जो ये ट्रांजिट मेल ऑफिस है, जहाँ पर बंद बैग ही आते हैं और बंद बैग ही आगे हम मीन्स जो भी हमें चार्ट मिला होगा उस हिसाब से आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही गलत है। विच स्टेटमेंट अबाउट द RLO इज नॉट करेक्ट। RLO के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। RLO के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। पहला ऑप्शन ये है कि इट इज लोकेटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ ए पोस्टल सर्कल, तो ये बात सही है, लेकिन जहां पर लिखना चाहिए था इट इज जनरली, आमतौर पर पोस्टल सर्कल में ये होते हैं, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है इट इज लोकेटेड एट ए हेडक्वार्टर ऑफ ए रीजनल ऑफिस, ये सही नहीं है। इट डील्स विद अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, ये सही है।
इट डील्स विद आर्टिकल विद और इनकम्प्लीट सॉरी विदाउट और इनकम्प्लीट एड्रेस, ये भी सही है। तो इसमें से पूछा सा कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। इन जनरल मैंने क्यों यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि ये ज़रूरी नहीं कि आरएलओ हमेशा पोस्टल सर्कल में ही हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मैं पंजाब सर्कल में रहता हूँ, तो जो जहाँ का आरएलओ है वो है अमृतसर में, लेकिन जो जहाँ का सर्कल ऑफिस है वो है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो मुझे लगता है 300-350 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में। तो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म sorting assistance is used to designate which one of the following। ठीक है, तो क्लास 4 सर्वेंट्स, इनको हम एमटीएस बोल देते हैं, जो हमारे एमटीएस वाई है। ठीक है, तो क्लास 4 अभी तो नहीं, वैसे वो क्लास 4 नहीं रहे, उनको भी ग्रेड सी में अभी गिना जाता है। ठीक है, लेकिन पहले क्लास 4 सर्वेंट बोला जाता था। मेल गार्ड जो होते हैं, जो आरएमएस में होते हैं, इनका रैंक लगभग वही होता है जो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन का होता है। और सुपरवाइजिंग ऑफिसर आप बोल सकते हैं कि जैसे एएसपी, इंस्पेक्टर या सुप्रीडेंट सर, ये सभी सुपरवाइजिंग ऑफिसर होते हैं। लेकिन जहाँ पर जो सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात हो रही है, ये होते हैं पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, लेकिन वो तो कहीं पर भी ऑप्शन में दिए ही हुए नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अभी है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज ट्रू अबाउट द फेस एंड फेसिंग। ठीक है, फेस और फेसिंग क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, दीज आर रिलेटेड टू अ सॉर्टिंग ऑफ ए आर्टिकल। तो नहीं, ये सॉर्टिंग से रिलेटेड नहीं होता। द फेस ऑफ एन आर्टिकल इज द साइड ऑन विच द एड्रेस इज रिटन। हाँ, ये बात सही है। हाँ, एक किस्म का ये बात सही है। फेसिंग फेसिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल विद द एड्रेस साइड अपवर्ड एंड द एड्रेस टर्न इन द सेम डायरेक्शन। ये भी बात सही है। तो देखिए, क्योंकि बी और सी ऑप्शन सही हो चुके हैं, ठीक है, तो अभी इस सेंस में अगर हम देखें तो ए जिस सेंस में क्वेश्चन में बोला गया है, वो सेंस अगर आप पकड़ेंगे तो उसने इस सेंस में बोला है कि अगर आप आर्टिकल को एक एड्रेस वाली साइड को एक तरफ से रखेंगे ऐसे एक साइड में, तो उससे सॉर्टिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको वो सिर्फ बोले कि सॉर्टिंग से रिलेटेड है, तो ऐसे नहीं है। वो एक अरेंजमेंट से रिलेटेड है, जिससे कि स्कैनिंग अच्छी तरह से हो जाए, आर्टिकल को उठाने में आसानी हो, उसके बाद आप जल्दी जल्दी से सॉर्ट कर सको। उसने इस तरह से उसको सेंस में बोला है। क्योंकि बी और सी ऑप्शन सही है, तो हम इसमें एक सोच सकते हैं कि ए भी सही ही होगा, क्योंकि तभी जो डी ऑप्शन है वो सेट बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ए को चेक लगाकर नीचे डी को चेक लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये तो डैम श्योर है कि बी नंबर और सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है हमारे। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन की सेंस को समझे होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट ट्रू अबाउट अ कैशबैक। कैशबैक के बारे में गलत चीज है, उसको हमने ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, यूज फॉर रेमिटेंस ऑफ ए कैश बिटवीन ए पोस्ट ऑफिस। दोस्तों, जिस बैग का नाम ही कैश बैग है, उसको कैश भेजने के लिए ही तो इस्तेमाल किया जाता होगा, तो ये बिल्कुल सही है। और जो सेकंड ऑप्शन है, कैश बैग आर नॉट ड्यू बैग, ये भी सही है, क्योंकि हर रोज ऑफिसर्स को कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब भी पड़ती है तब कैश बैग बनाया जाता है, अदरवाइज नहीं बनाया जाता। दे आर डिस्पैच्ड इन अकाउंट और रजिस्टर्ड बैग्स, तो ये भी सही है। जब वो कैश बैग को आप भेजेंगे, उसको रजिस्टर्ड बैग के अंदर ही भाई भेजेंगे, वो इम्पोर्टेंट बैग है, उसको लूज तो नहीं भेज सकते। इट कंटेन्स बीओ स्लिप, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बीओ स्लिप बीओ अकाउंट जो होता है उसमें होता है, कैश बैग में नहीं बीओ स्लिप होती। क्वेश्चन नंबर 24,
विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ अ नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कौन सी जो इसमें लिखा हुआ है, कौन सी चीज सही नहीं है, ये है। इट ओपन्स ऑन संडे, ये तो सही है। इट ओपन्स ऑन नेशनल हॉलीडे, ये भी सही है। इट ओपन्स ऑन अदर पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, ये भी सही है। ऑन हॉलीडे इट ऑब्जर्व फुल वर्किंग आवर, तो ये गलत है, क्योंकि हॉलीडे वाले दिन खुलते तो हैं लेकिन फुल वर्किंग आवर के लिए नहीं खुलते। इसमें छुट्टी वाले दिन इनके जो वर्किंग आवर है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द पोस्टल डिपार्टमेंट is under the administrative control of option number B, the Director General of Post। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, which is not true about the account bag used between a sub office and its head office, it can contain। देखिए जब बैग जो है सब ऑफिस से हेड ऑफिस जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है सब ऑफिस का डेली अकाउंट, तो ये ऑप्शन तो सही है। और उसमें कैश बैग भी हो सकता है। जब वही बैग हेड ऑफिस से सब ऑफिस जाता है तो उसमें एसओ स्लिप होती है, में भी कैश बैग हो सकता है, क्योंकि कैश बैग कैश अगर सब ऑफिस के पास ज़्यादा है तो वो हेड ऑफिस को भेजेगा, अगर सब ऑफिस के पास कम है तो हेड ऑफिस सब ऑफिस को कैश बैग भेजेगा। लेकिन बीओ स्लिप का इसमें कोई काम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। Question number 27, post offices are divided into 3 classes which is not correct one। तो एक होते हैं हेड ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स, ये भी सही है। दूसरा होता है सब पोस्ट ऑफिसर्स, ये भी सही है। तीसरा होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिसर्स। ठीक है, आप ईडी को छोड़ दो। ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिसर्स ये भी सही है, लेकिन ईडी सब ऑफिसर्स नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन कैटेगरी में सिर्फ हम 3 रूप में ही डिवाइड करते हैं। ईडीएसओ पहले होते थे, है ना, जो क्योंकि मैं जिस ऑफिस में मैंने काम किया था एज ए बीपीएम, वो पहले एक ईडीएसओ होता था। ठीक है, इस ईडी का मतलब दोस्तों इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, जो हमारे लिए हमारे जीडीएस भाइयों के लिए इस्तेमाल होता था पहले। अभी इसका नाम चेंज कर कर ग्रामीण डाक सेवक लिख दिया है, लेकिन ट्रीटमेंट अभी भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है कि हम एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है। लेकिन चलो इन सभी बातों को छोड़ते हैं। ईडीएसओ पहले होते थे, अभी नहीं होते। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में अभी इसका जिक्र भी नहीं है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि जो पोस्ट ऑफिस है उनको 3 क्लासेस में ही बांटा गया है, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर ऑफ अ गजटेड हेड पोस्ट ऑफिस in regard to their own office exercise all powers of a superintendent of a post office। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो सही है। वैसे इसमें ये जो ऑप्शन है सही तरह से नहीं बनाए हैं, क्योंकि सुप्रीडेंट और सीनियर सुप्रीडेंट एक ही पोस्ट होती है, जो अलग अलग पोस्ट नहीं होती। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि यही ऑप्शन आना चाहिए, ऐसा नहीं है, जो दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर सी और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। The public business hour of a post office are fixed with regard to कि पोस्ट ऑफिस खोलने का समय किस हिसाब से सेट किया जाता है। लोकल कन्वेंस से बिल्कुल सही। द अराइविंग टाइमिंग ऑफ मेल बिल्कुल सही।
द डिपार्चर ऑफ द टाइमिंग मेल बिल्कुल सही। एज पर द ऑर्डर ऑफ ए पुलिस अथॉरिटी गलत, ये बात गलत है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। आपको एक बात मैं और बताता हूँ, नॉलेजेबल है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में कभी भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। जैसे बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के लिए पुलिस होती है ना, पुलिस निगरानी रखती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको कोई नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं होता, मैं आपको वो बता देता हूँ। पोस्ट ऑफिस अपने पास कैश रखता ही नहीं है, ठीक है। वो उतना ही कैश रखता है जैसे 50,000 तक, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा रखेगा तो उनको सिक्योरिटी मस्ट होगी। उस केस में उनको सिक्योरिटी लेना ज़रूरी हो जाएगा सरकार से, क्योंकि पोस्ट ऑफिस उसके पैसे भरना नहीं चाहता। तो उस केस में वो जो एक्स्ट्रा पैसे पोस्ट ऑफिस में होते हैं वो बैंक में जमा कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, हेड ऑफिस में जहाँ पर ट्रेजरी होती है वहाँ पर आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, और वो हमारे MTS बाई ही होते हैं जो रात को वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द चेयरमैन ऑफ द पोस्टल बोर्ड। कि पोस्टल बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन होता है, तो वो होता है सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, और ये मुझे क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये थोड़ा अच्छा बनाया था उन्होंने, नॉलेजेबल बनाया था, में कोई वेग चीज़ें नहीं थी। आई होप आपको ये समझ लगा होगा। लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था दीन दयाल स्पर्श योजना को समझने के लिए। इसमें से दोस्तों क्वेश्चन भी आते हैं, चलो इसको समझते हैं। दीन दयाल स्पर्श योजना, तो दीन दयाल स्पर्श योजना क्या होती है, मैं आपको वैसे वोकली बता देता हूँ। इसकी आपने पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी है, दीन दयाल स्पर्श योजना, ठीक है। इसमें क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन कौन से क्लास के बच्चों को, वो होता है 6th स्टैंडर्ड की क्लास से लेकर 9th स्टैंडर्ड के क्लास तक के बच्चों का एक कंपटीशन अरेंज किया जाता है। उस कंपटीशन में ऐसे राइटिंग होती है, ऐसे राइटिंग पर अलग अलग टॉपिक उनको दिए जाते हैं, और ऐसे राइटिंग के बाद उसका एक रिजल्ट निकाला जाता है। उस ऐसे राइटिंग से जो जिसका जिसको भी वो बाद में चुनेंगे उनको स्कॉलरशिप लगती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दीन दयाल स्पर्श योजना, ठीक है। बाकी आप ये वेबसाइट से इसको आप खुद अच्छी तरह से पढ़ लेना। बाकी मैंने क्लासेस में भी इसको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप मेरी क्लासेस भी इसके लिए देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर ही चलते हैं। तो ये अभी ये तो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।